क्या क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ टोटल कितने हैं बेसिकली, तो हम पढ़ा करते हैं देयर आर फोर कंसेप्ट्स, देयर आर फोर कंसेप्ट्स। खीर हेल्थ खाता को है भाई डिफाइन गन करने मिलाई। के लिए, हेल्थ की हिस्ट्री जहां से स्टार्ट हुई, हेल्थ को डिफाइन करने के लिए चार थ्योरीज की मदद ली गई, चार कंसेप्ट की मदद ली गई। उन चारों के नाम और उनके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कह रहे साहब चार कंसेप्ट की बात करें, देयर आर फोर कंसेप्ट, देयर आर फोर कंसेप्ट रिलेटेड विद हेल्थ, देयर आर फोर कंसेप्ट रिलेटेड विद हेल्थ। मतलब हेल्थ को डिफाइन करना तो बाद की बात, ठीक है। पहले हेल्थ के बारे में बेसिकली जो पीछे से जो इस कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट कौन कौन से हैं उनको जानना जरूरी है। पहला कंसेप्ट है बायोमेडिकल, पहला कंसेप्ट है बायोमेडिकल कंसेप्ट। पहले कंसेप्ट का नाम बायोमेडिकल कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट। इसके बाद कहानी गई इकोलॉजिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट। उसके बाद कहानी गई साइको सोशल कंसेप्ट, साइको सोशल कंसेप्ट। तो एक तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि साहब ऑल आर द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट वन, ठीक है, या अमंग फॉलोइंग विच वन इज द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तो अपने पास चार कंसेप्ट हुआ करते हैं हेल्थ के, चारों के नाम पता हमको होने चाहिए। पहला जो हुआ करता है सबसे पुराना, दैट इज बायोमेडिकल कंसेप्ट। उसके बाद जो कहानी है वही इकोलॉजिकल कंसेप्ट। उसके बाद जो कहानी है वही साइको सोशल कंसेप्ट, साइको सोशल कंसेप्ट। और इन सब के ऊपर जो नाम है, इन सब के ऊपर जो नाम है, फोर्थ नेम, वो होता है होलिस्टिक कंसेप्ट, होलिस्टिक कंसेप्ट। तो हेल्थ की कहानी शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा पिछला इतिहास जानना जरूरी है कि साहब जब हेल्थ को डिफाइन करने की जरूरत आई तो हमने किन किन कंसेप्ट को मुद्दा बनाया, किन किन कंसेप्ट को आधार बनाया। आपको याद रखना है देयर आर फोर कंसेप्ट, चारों के नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पुराने का नाम है बायोमेडिकल कंसेप्ट, उसके बाद जो एडवांस मॉडल आया इकोलॉजिकल कंसेप्ट, उसके बाद जो मॉडल आया साइको सोशल कंसेप्ट, ठीक है। और इन सबके ऊपर है होलिस्टिक कंसेप्ट। तो हमसे एक क्वेश्चन पे पूछा जाता है विच इज द मोस्ट, एक हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द मोस्ट, विच इज द मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट, इट इज द मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट। तब आपको नाम लेना होता है होलिस्टिक, ठीक है। तो जो पूछे गए प्रश्न है उन प्रश्नों में तो एक तो इन चारों के नंबर का नाम पता होना चाहिए। सबसे पुराना बायोमेडिकल, उसके बाद इकोलॉजिकल, उसके बाद साइको सोशल, और इन सबके ऊपर है होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट क्वेश्चन आता है कि साहब मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट किसको माना जाता है, दैट इज होलिस्टिक कंसेप्ट। आपको याद भी रख लेना है, एक्चुअली होलिस्टिक का मतलब ही होता है अपने आप में संपूर्ण। तो अगर आपको नहीं भी आता था तो कोई दिक्कत नहीं है, होलिस्टिक वर्ड का मतलब ही होता है कि अपने आप में संपूर्ण, ठीक है। तो आपसे चार नामों में पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा अप्रूव्ड जो कंसेप्ट है वो किसको माना जाता है, दैट इज होलिस्टिक। होलिस्टिक मतलब अपने आप में संपूर्ण। क्यों बोला जाता है ऐसा? पहला कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट वो बोलता है बायोमेडिकल कंसेप्ट, बायोमेडिकल कंसेप्ट, बायोमेडिकल कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट बायोमेडिकल कंसेप्ट, बायोमेडिकल कंसेप्ट बोलता है कि साहब जो सबसे पुरानी डेफिनेशन है, ओल्डेस्ट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज एब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। कहानी की तरह सुनिएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। वो कह रहा है बायोमेडिकल कंसेप्ट का मतलब है कि हेल्थ को सबसे पहले अगर डिफाइन किया गया तो किस तरह डिफाइन किया गया, तो बोला गया सब एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब अगर कोई पर्सन, इफ अ पर्सन, वो कह रहा है साहब इफ अ पर्सन, कोई भी इंसान, इफ अ पर्सन इज फ्री फ्रॉम डिजीज, इफ अ पर्सन इज फ्री फ्रॉम डिजीज, उसे हम बोलना चाहेंगे हेल्दी, उसे हम बोलना चाहेंगे हेल्दी। तो जैसा नाम वैसा आंसर, वो बायोमेडिकल कंसेप्ट मतलब कुछ बात होगी बायोलॉजी की, कुछ बात होगी मेडिसिन की। वो कह रहा है बायोमेडिकल कंसेप्ट, तो बोल रहा है साहब कुछ बात तो होगी बायोलॉजी की और कुछ बात होगी मेडिसिन की, कुछ बात होगी मेडिसिन की। सबसे पुराना कंसेप्ट है। तो सब पुरानी, सबसे पुरानी जो परिभाषा हेल्थ की बोली जाती है वो होती है एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर कोई इंसान किसी भी तरह की बीमारी से फ्री है तो उसे हेल्दी बोला जाना चाहिए, हेल्दी बोला जाना चाहिए। यही कंसेप्ट आगे जाके आधार बना, यही कंसेप्ट आगे जाके आधार बना जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का। दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बायोमेडिकल कंसेप्ट जो हेल्थ है वो कौन सी थ्योरी का आधार बना था इन फ्यूचर। जब लुईस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट किए तो वो था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, उसमें जब मेडिसिन को ऐड कर दिया गया तब मान लिया गया कि साहब हेल्थ इज द अल्टीमेट गोल, हेल्थ इज द अल्टीमेट गोल ऑफ मेडिसिन, हेल्थ इज द अल्टीमेट गोल ऑफ मेडिसिन। आपसे कोई भी बहुत ज्यादा डिटेल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है इन कंसेप्ट्स का, वो थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सबसे पुराना कंसेप्ट कौन सा है? बायोमेडिकल कंसेप्ट। बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या बोलता है? किसी भी डिजीज हेल्थ को डिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर किसी इंसान में किसी भी तरह कोई बीमारी नहीं है तो उसे हेल्दी बोलना चाहिए। आगे जाके जब लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज की बात की तब उसने इस थ्योरी को अपना आधार बनाया और उसने बोला कि साहब डॉक्टर्स का, मेडिकल प्रोफेशन का बीच में इन्वॉल्व होना जरूरी है। तब बोला कि साहब हेल्थ को फाइनली अल्टीमेट गोल ऑफ मेडिसिन मान लेना चाहिए। ये है पहला कंसेप्ट, बायोमेडिकल कंसेप्ट। बायोमेडिकल कंसेप्ट। नेक्स्ट वो बोलता है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट। तो बोला साहब इकोलॉजिकल कंसेप्ट सिंपल सी बात करता है, अगर आप ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हो तो ह्यूमन बीइंग्स के चारों ओर जो इन्वायरमेंट है उन दोनों में आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम जरूरी है। उन दोनों में आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम आवश्यक है। अगर ह्यूमन बीइंग्स और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो ही और शी इज हेल्दी, ही और शी इज हेल्दी। जैसे ही ये इक्विलिब्रियम माल एडजस्ट होता है, जैसे ही ये इक्विलिब्रियम माल एडजस्ट होता है तब जन्म लेती है बीमारी, जब जन्म लेती है डिजीज। इकोलॉजिकल जो कंसेप्ट है सिंपल सी बात करता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग्स है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है, तो ह्यूमन बीइंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस है। जब तक वो चीज बैलेंस्ड है तब तक इंसान हेल्दी है, लेकिन जैसे ही वो बैलेंस बिगड़ता है, ठीक है, उस इंसान में डिजीज डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो पहला इकोलॉजी बायोमेडिकल कंसेप्ट, दूसरा इकोलॉजिकल कंसेप्ट, तीसरा नेक्स्ट वो बोलता है साइको सोशल कंसेप्ट। साइको सोशल कंसेप्ट, साइको सोशल कंसेप्ट। साइको सोशल कंसेप्ट बोलता है कि साहब साइको सोशल कंसेप्ट बोलता है कि हेल्थ को प्रभावित करने वाले और भी रीजन है। हेल्थ को प्रभावित करने वाले फैक्टर सोशल भी हो सकते हैं, कल्चरल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। साइको सोशल कंसेप्ट कहते हैं कि साहब बायोमेडिकल कंसेप्ट और इकोलॉजिकल कंसेप्ट के अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को प्रभावित करते हैं, उन सभी फैक्टर्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। वो फैक्टर सोशल हो सकते हैं, कल्चर हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। तो ये बात करता है साइको सोशल कंसेप्ट। लास्ट जो कंसेप्ट है, लास्ट जो कंसेप्ट है दैट इज होलिस्टिक कंसेप्ट, दैट इज होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट, होलिस्टिक कंसेप्ट बोलता है कि साहब आपने बायोमेडिकल कंसेप्ट पढ़ा, आपने इकोलॉजिकल कंसेप्ट पढ़ा, आपने साइको सोशल कंसेप्ट पढ़ा, साइको सोशल कंसेप्ट पढ़ा, इन सबको मिला दो, इन सबको मिला दो। वो कह रहा है साहब इन सबको मिला देंगे तो जो कंसेप्ट क्रिएट होता है दैट इज होलिस्टिक, दैट इज होलिस्टिक कंसेप्ट। तो जो भी आपने अभी तक पढ़े हैं उन सबका जो सिंथेसिस है वो होता है होलिस्टिक कंसेप्ट। मतलब बायोमेडिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइको सोशल कंसेप्ट, इन सबको अगर आप कंबाइन कर दोगे, सिंथेसिस कर दोगे, तब जो फिनोमिना जन्म लेता है दैट इज होलिस्टिक कंसेप्ट, दैट इज होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट, होलिस्टिक कंसेप्ट क्या बोलता है? होलिस्टिक कंसेप्ट कहता है, होलिस्टिक कंसेप्ट कहता है कि सब जो हेल्थ है दैट इज साउंडनेस ऑफ, हेल्थ इज ए साउंड माइंड, हेल्थ इज ए साउंड बॉडी, health is a sound family and health is a sound environment, a sound environment। ये एक नई बात करता है होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट कहता है कि साहब
अगर आपको हेल्थ को डिफाइन करना है तो हेल्थ की डेफिनेशन शुरू होती है अगर किसी इंसान, इफ अ पर्सन इज हैविंग साउंड माइंड, साउंड बॉडी, साउंड फैमिली, साउंड एनवायरनमेंट, ही और शी इज कंसिडर्ड एज ए हेल्दी पर्सन। किसी इंसान के हेल्दी होने का मतलब है साउंड माइंड, साउंड बॉडी, साउंड फैमिली, साउंड एनवायरनमेंट। ये नई बात करता है होलिस्टिक कंसेप्ट, और ये पहला एकमात्र मॉडल है, ये पहला एकमात्र मॉडल है जो बात करता है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ की। ये एकमात्र मॉडल है जो बात करता है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ की, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ की, एकमात्र मॉडल जो बात करता है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ की। तो कह रहे साहब हेल्थ की कहानी जब शुरू होती है, तो साहब हेल्थ की जब कहानी शुरू होती है चार कंसेप्ट की बात की जाती है। चारों कंसेप्ट हमें थोड़े थोड़े मालूम होना चाहिए। सबसे पुराना है बायोमेडिकल कंसेप्ट, जो सिंपल सी बात बोलता है कि अगर किसी इंसान में कोई भी किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है तो हेल्दी माना जाता है। आगे जाके वो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का पार्ट बना, आगे जाके मेडिसिन इन्वॉल्व हुई। नेक्स्ट बोलता है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल का मतलब ह्यूमन और उसका एनवायरमेंट, इन दोनों के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम है। जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है इंसान में डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा बोलता है साइको सोशल। साइको सोशल बोलता है कि यार बायोमेडिकल और इकोलॉजिकल के अलावा और भी फैक्टर है, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, इन फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाना चाहिए रिगार्डिंग विद हेल्थ। लास्ट बोलता है होलिस्टिक। होलिस्टिक बोलता है ये सब तो है ही है, होलिस्टिक बोलता है कि साहब ये सब तो है ही है, लेकिन इसके अलावा वो बोलता है कि साहब अगर आप बात हेल्थ को डिफाइन करना चाहते हो तो एक साउंड माइंड, साउंड बॉडी, साउंड फैमिली, साउंड एनवायरनमेंट, अगर ऐसा किसी पर्सन के साथ है तो ही और शी इज मे बी कंसिडर्ड एज ए हेल्दी पर्सन। और एकमात्र मॉडल जो बात करता है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ की, चारों में से सबसे ज्यादा अप्रूव्ड जो मेथड कंसेप्ट है वो इसे ही माना जाता है, होलिस्टिक कंसेप्ट को। तो अगर आपसे कोई पूछे कितने कंसेप्ट है, चार। आपसे पूछे कौन कौन से, तो आप बता देना बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोसोशल और होलिस्टिक। आपसे कोई पूछे इन सब में से मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट कौन सा है, तब हमें बोलना पड़ता है होलिस्टिक कंसेप्ट इज द मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट, ठीक है, अमंग दीज ऑल, अमंग दीज ऑल। तो कह रहे साहब हेल्थ की कहानी शुरू होती है कंसेप्ट से, हेल्थ की कहानी शुरू होती है कंसेप्ट से। उसमें आपने बोल दिए चार कंसेप्ट, उसमें आपने बोल दिए चार नाम है। पहला बायोमेडिकल, दूसरा इकोलॉजिकल, तीसरा साइको सोशल एंड चौथा होलिस्टिक, चौथा होलिस्टिक, चौथा होलिस्टिक। और होलिस्टिक इज द मोस्ट अप्रूव्ड मेथड, होलिस्टिक इज द मोस्ट अप्रूव्ड मेथड कंसेप्ट, मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट। तो एक क्वेश्चन तो बना कितने हैं, चार। कौन कौन से नाम, इनमें से सबसे ज्यादा अप्रूव्ड कौन सा है, होलिस्टिक जो कंसेप्ट है दैट इज मोस्ट अप्रूव्ड कंसेप्ट। उसके बाद बोला कि साहब अभी भी डेफिनेशन की बात करें तो अभी भी हेल्थ की एग्जैक्टली डेफिनेशन सामने नहीं आई, तब इसकी जिम्मेदारी ली डब्ल्यूएचओ ने, तब इसकी जिम्मेदारी डब्ल्यूएचओ ने। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं डब्ल्यूएचओ डेफिनेशन, डब्ल्यूएचओ डेफिनेशन पे कि साहब डब्ल्यूएचओ ने किस तरह डिफाइन करने की कोशिश की हेल्थ को। तो डब्ल्यूएचओ डेफिनेशन बोलती है, डब्ल्यूएचओ डेफिनेशन बोलती है कि सब हेल्थ इज ए स्टेट, हेल्थ इज ए स्टेट, ठीक है, ऑफ कंप्लीट, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट। यहाँ से क्वेश्चन सब लगातार स्टार्ट होते जाएंगे, कंसेप्ट से लेके हेल्थ की डेफिनेशन से लेके डायमेंशन डिटरमिनेंट्स में लेके बहुत सारे क्वेश्चन हमसे हर स्टेप पे पूछे जाएंगे। डब्ल्यूएचओ ने जिम्मेदारी डिफाइन करने की हेल्थ को किस तरीके से डिफाइन किया जाए। हमने एक सिंपल सी बात बोली, डब्ल्यूएचओ बोलता है साहब हेल्थ एक स्टेट है, ठीक है, किस तरह की स्टेट है, ऑफ कंप्लीट, ऑफ कंप्लीट। पहला नाम आता है, पहला नाम आता है फिजिकल, दूसरा नाम आता है सोशल और तीसरा नाम आता है मेंटल, तीसरा नाम आता है मेंटल, वेलबींग, वेलबींग। तो कह साहब अगर कोई इंसान फिजिकली, सोशली, मेंटली अगर वेलबींग रखता है, हालचाल रख ठीक है उसके, ठीक है, स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल और मेंटल वेलबींग, इस शर्तों के साथ, एक वो बोलता है एब्सेंस ऑफ, साथ में वो बोलते हैं एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज या फिर इन्फर्मिटी, एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज या फिर इन्फर्मिटी, एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज या फिर इन्फर्मिटी। एक जो नया ऐड हुआ है, एक जो नया ऐड हुआ है दैट इज
able to lead a socially and economically प्रोडक्टिव लाइफ। तो हेल्थ की डेफिनेशन को अगर आप टुकड़ों में पढ़ेंगे तो आपको हर क्वेश्चन थोड़ा आसान नजर आएगा एग्जाम में। वो कह रहा है साहब क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साहब WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ एक डायनेमिक कंसेप्ट है कि स्टैटिक। तो आपको बोला डायनेमिक कंसेप्ट तो नहीं है, स्टेट की बात करता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन हेल्थ इज अ डायनेमिक कंसेप्ट और स्टैटिक। आपको बोलना है स्टैटिक, इट इज अ स्टेट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि साहब कौन कौन सी शब्द इसमें आएंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि साहब ऑल आर दी, ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पहले पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन। ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ WHO definition of health except one। एक क्वेश्चन पूछा गया ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ WHO definition of health except one। चार में से एक कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन दिए गए, पहला सोशल, दूसरा इकोनॉमिकल, तीसरा मेंटल और चौथा दिया गया इमोशन। एक क्वेश्चन हमसे पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछा गया कि साहब WHO डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कौन सा WHO डेफिनेशन का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। कौन सा WHO डेफिनेशन का कंपोनेंट नहीं है। इन चारों में से कौन सा WHO डेफिनेशन में कहीं नहीं बोला गया वो कौन। तो हम जाएंगे साहब पीछे, हम बोलेंगे साहब इसकी डेफिनेशन में देखें। इसकी डेफिनेशन में एक आता है फिजिकल, एक आता है सोशल, एक आता है मेंटल और एक नया नाम जो ऐड हुआ है वो है इकोनॉमी। एक जो नया नाम ऐड हुआ है वो है इकोनॉमी। और WHO डेफिनेशन में चार वर्ड साउंड करते हैं, फिजिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग और तीसरा एबिलिटी टू लीड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। तो जिसने इस डेफिनेशन को थोड़ा ढंग से पढ़ा हुआ है वो तो आराम से बोलेगा। सोशल वेलबींग की बात ये करता है, इकोनॉमी की बात ये करता है, मेंटल वेलबींग की बात ये करता है, लेकिन ये कहीं भी किसी इमोशन की बात नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में कि सब ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट वन। तो जिसने डेफिनेशन को ढंग से समझा हुआ है उसके लिए तो क्वेश्चन बहुत आसान रहा होगा। तो क्या साहब इसकी डेफिनेशन में दो चार वर्ड ही तो आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि साहब WHO डेफिनेशन एक डायनेमिक कंसेप्ट है कि स्टेट की बात करता है। तो हम बोलते हैं साहब स्टेट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वो बोलता है कि साहब कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, फिजिकल आता है, सोशल आता है, मेंटल आता है, इकोनॉमिक आता है, चौथा कोई वर्ड इसमें नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो दिया गया क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि साहब चारों में से कौन सा इसके डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। तो आप आराम से बता दोगे। सोशल वेलबींग की बात ये करता है, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ की बात ये करता है, मेंटल वेलबींग की बात ये करता है, बट इमोशंस की बात WHO डेफिनेशन में कहीं भी नहीं की गई है। तो थोड़ा सा आप इसकी डेफिनेशन को ढंग से समझ। तो बोले साहब आपकी जो कहानी स्टार्ट हुई, आपकी कहानी स्टार्ट हुई कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ से, कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ पे। उसमें आपने चार कंसेप्ट्स के नाम बोले, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोसोशल और होलिस्टिक। उसके बाद बात गई WHO डेफिनेशन, उसके बाद बात गई WHO डेफिनेशन पे। WHO डेफिनेशन पे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, पहला पूछा जाता है कि साहब ये डायनेमिक है कि स्टैटिक। तो इट इज ओनली स्टेट, डायनेमिक नहीं है। नेक्स्ट पूछा जाता है कंपोनेंट्स कौन कौन से, कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो आपने बता दिया साहब, जब कंपोनेंट्स की बात होगी तो हमने चार कंपोनेंट्स की बात की। कंपोनेंट्स की बात करें तो चार कंपोनेंट्स की हमने बात की। पहला फिजिकल, दूसरा सोशल, तीसरा मेंटल और चौथा जो ऐड हो गया दैट इज इकोनॉमिकल, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ को आप एक स्टोरी की तरह पढ़ लो, लगभग सारे क्वेश्चंस आपको स्टेप बाय स्टेप वहां रिकॉल होते रहेंगे, ठीक है। WHO कंसेप्ट से कहानी शुरू हुई थी, कितने कंसेप्ट से कौन सा सबसे ज्यादा अप्रूव्ड था, उसके बाद डेफिनेशन की बात आई, डेफिनेशन में स्टेट की बात करता है, डायनेमिसिटी की बात ये नहीं करता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड होने चाहिए, चार नाम इसमें आते हैं, फिजिकल, सोशल, मेंटल और इकोनॉमिकल। उसके बाद जो कहानी आगे बढ़ती है
WHO डेफिनेशन के बाद जब कहानी आगे बढ़ती है तब नाम आता है डायमेंशंस, तब नाम आता है डायमेंशंस। तब नाम आता है डायमेंशंस का। डायमेंशंस का तो कह रहे साहब आप इस टॉपिक को रटिए मत, आप इस टॉपिक को सीक्वेंस में पढ़ लो, ठीक है। पहले हमने जो बात की वो कंसेप्ट की बात की, पहली जो हमने बात की वो हमने बात की कंसेप्ट की, दूसरी हमने बात की डेफिनेशन की, तीसरी हम बात करने जा रहे हैं डायमेंशंस की, तीसरी हम बात करने जा रहे हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल आर द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट वन, तो साहब इसका आप एक निमोनिक बना लो। इसका एक निमोनिक है, इसका एक निमोनिक है, ये आप घर से थोड़ा सा याद करके जाइए। निमोनिक, निमोनिक हुआ करता है पीएसएम, पीएसएम विद स्पिरिचुअल एंड वोकेशनल इमोशंस। ये आप निमोनिक बना के चले जाना, डायमेंशंस आपको वहां याद आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको डायमेंशंस याद करनी है हेल्थ की याद आ जाएंगी, आप एक छोटा सा निमोनिक बना के चल जाना कि सब पीएसएम विद स्पिरिचुअल एंड वोकेशनल इमोशंस। पीएसएम विद स्पिरिचुअल एंड वोकेशनल, नाम सारे सामने आते जाएंगे, नाम सारे सामने आते जाएंगे। वो कह रहे साहब पी मतलब पहला नाम फिजिकल, एस मतलब दूसरा नाम सोशल, एम मतलब तीसरा नाम मेंटल, चौथा स्पिरिचुअल, पांचवा वोकेशनल और लास्ट इमोशनल। हेल्थ के टॉपिक में सबसे बड़ी मुसीबत है कि सारे नाम आपस में मिक्स हो जाते हैं। अगर आप सिक्वेंशियली पढ़ोगे, स्टोरी की तरह पढ़ोगे, आपको 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपने पहले कंसेप्ट की बात की, फिर आपने डेफिनेशन की बात की, अब आप डायमेंशंस की बात कर रहे हो। डायमेंशंस के लिए आपने मिनोमिक ऐड किया, मिनोमिक यूज किया, फिर सब पीएसएम विद स्पिरिचुअल एंड वोकेशनल इमोशंस। आपको 6 की 6 नाम वहां याद आ जाएंगे। डायमेंशन में पहली होती है फिजिकल, दूसरी होती है सोशल, तीसरी होती है मेंटल, चौथी होती है स्पिरिचुअल, पांचवी होती है वोकेशनल और छठी होती है इमोशनल। 6 डायमेंशंस अपने से पूछी जाती हैं। आपसे पूछेंगे साहब ऑल आर द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट वन, ठीक है। तो इन 6 के अलावा जो भी नाम होगा वो आपको हटा देना है। या आपसे पूछा जाता है कि साहब दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा हेल्थ का डायमेंशन हुआ करता है, इन 6 में से एक नाम आपको वहां नजर आ जाए। क्या मतलब होता होगा इन 6 नामों का? तो आपने मिनोमिक बनाया पीएसएम, आपने मिनोमिक बनाया पीएसएम विद आपने मिनोमिक बनाया पीएसएम विद स्पिरिचुअल, विद स्पिरिचुअल एंड वोकेशनल एंड वोकेशनल इमोशंस। तो आपने मिनोमिक से आराम से रिकॉल कर लिया वहां 6 नाम। हाँ साहब फिजिकल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल, इमोशनल। फिजिकल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल, इमोशंस, ठीक है। 6 डायमेंशंस आपको वहां याद आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट, हाँ पीएसएम असेंस कुछ बोलना चाह रहे हैं, कोई कहना चाह रहा है कि साहब एक और मिनोमिक है पीएसएम असेंस, एक और मिनोमिक है पीएसएम असेंस, एक और निमोनिक है पीएसएम असेंस। इसकी बात हम थोड़ी देर बाद में कर लेंगे, ठीक है। हाँ अभी जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट बातें वही कर लेते हैं अपन। पीएसएम असेंस एक और निमोनिक हुआ करता है, उसकी बात भी अपन करेंगे। फिलहाल अपन इसकी बात कर लें जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पूछी जाती है। फिजिकल का मतलब, फिजिकल का मतलब क्या होता होगा, ठीक है। फिजिकल का मतलब है आपकी बॉडी का एवरी सेल, एवरी ऑर्गन,
ठीक है, इज फंक्शनिंग विद ऑप्टिमम कैपेसिटी, ऑप्टिमम कैपेसिटी। तो जो पहली डायमेंशन है हेल्थ की, वो बोलते हैं कि साहब हमारी बॉडी का हर सेल, हमारी बॉडी का हर ऑर्गन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ काम कर रहा है और पूरी जो बॉडी है उसका हार्मोनी बिठा के चल रहा है, इसको बोलते हैं फिजिकल डायमेंशन। नेक्स्ट सोशल। सोशल का मतलब होता है कि साहब इंडिविजुअल की, कोई भी इंडिविजुअल, उसकी सोशल रिलेशनशिप, उसकी सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, या फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो आपसे डिटेल में कोई नहीं जाएगा, आपको सिर्फ थोड़ा सा वहाँ रटना ना पड़े, इसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि सब हेल्थ को लेके फिजिकल का मतलब क्या होता है। फिजिकल का मतलब होता है आपकी बॉडी का हर सेल, आपकी बॉडी का हर ऑर्गन ऑप्टिमम कैपेसिटी के साथ काम कर रहा है और बाकी बॉडी के साथ भी हार्मोनी बिठा के बैठा हुआ है। सोशल का मतलब कोई भी इंडिविजुअल सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उसका एक्टिव है, सोशली इसका रिलेशनशिप मेंटेन है, इसको बोलते हैं सोशल। मेंटल का मतलब क्या होता है? मेंटल, मेंटल का मतलब होता है कि सब सेल्फ और सराउंडिंग, सेल्फ और सराउंडिंग, इन दोनों के बीच में बैलेंस, इन दोनों के बीच में बैलेंस, इसको बोलते हैं मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, सेल्फ एंड सराउंडिंग। मगर अगर कोई इंसान सेल्फ खुद और सराउंडिंग के बीच में तालमेल बिठाए हुए है तो ही और शी कैन बी कंसिडर्ड एज ए हेल्दी पर्सन। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का सीधा सा मतलब है गॉड। ठीक है, स्पिरिचुअल का सीधा सा मतलब है गॉड। गॉड का मतलब मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। किसी भी पर्सन को अगर ये पता है व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिविंग हिम और हर, क्यों जिंदा रह रहा है, ठीक है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका पर्पस है, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, स्पिरिचुअल मतलब गॉड। वोकेशनल, वोकेशनल का मतलब वर्क। वोकेशनल, वोकेशनल का मतलब वर्क, वोकेशनल का मतलब वर्क। वोकेशनल बोलते हैं सब अगर कोई इंसान वर्क के साथ एडजस्ट हो गया है, ठीक है, अगर कोई वर्क के साथ अडेप्ट हो गया है, अगर कोई वर्क के साथ अडेप्ट हो गया है फुल्ली, अगर कोई वर्क के साथ अडेप्ट हो गया है, मतलब वर्क भी उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बनाए रखे, दैट इज वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन का मतलब है कि साहब अगर इंसान किसी भी तरह का काम कर रहा है, उसके साथ वो खुश है, ठीक है, और उस खुशी में उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बरकरार है, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, दैट इज नोन एज वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन, वोकेशनल का मतलब होता है, ठीक है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन, इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हिंदी में समझ लो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगर कोई इंसान अपने जीवन यापन के लिए किसी भी तरह का कोई काम कर रहा है और उसके उस काम करने से उसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे किसी भी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज ए वोकेशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, दैट इज कंसिडर्ड एज ए वोकेशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। वोकेशन का मतलब काम, मतलब कोई भी इंसान किसी भी तरह का काम कर रहा है, उसके लिए वो अडेप्ट हो चुका है, इससे उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे कोई किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दैट इज नोन एज वोकेशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। लास्ट, इमोशनल। इमोशनल का मतलब फीलिंग्स, इमोशनल का मतलब फीलिंग्स, फीलिंग्स खुद के लिए भी, सेल्फ के लिए, खुद के लिए भी और अदर्स, और अदर्स, मतलब कोई भी इंसान खुद के लिए और अपने आसपास बाकी लोगों के लिए किस तरह की इमोशंस रखता है, किस तरह की फीलिंग्स रखता है, जिससे उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेंटेन हुए, फिर किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दैट इज नोन एज इमोशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, इमोशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो आपसे 6 नाम आपको दिमाग में रखने हैं, आपके पास मिनोमिक है, ठीक है, पीएसएम विद स्पिरिचुअल एंड वोकेशनल इमोशंस, आपको 6 नाम याद आ जाएंगे। मतलब आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, मतलब सिर्फ आपको अपने ज्ञान के लिए फिजिकल का मतलब क्या होता होगा, सोशल का मतलब क्या होता होगा, मेंटल का मतलब क्या होता होगा, स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता होगा, वोकेशन का मतलब क्या होता होगा, इमोशंस का मतलब क्या होता होगा। मतलब
किसी भी इंसान के चारों तरफ जो सराउंडिंग में जो भी चल रहा है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल, इमोशनल, उसकी वजह से उसकी अगर फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेंटेन है और उस पर किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इन्हें जाना जाता है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के नाम से, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के नाम से। तो कह रहे साहब कुछ नहीं, ठीक है। आपका जो पहला इंपॉर्टेंट चीज बना वो बना कंसेप्ट, आपका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बना वो बना डेफिनेशन, आपका तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज बना वो है डायमेंशंस, ठीक है। आपने पढ़ लिया कंसेप्ट 4, नाम आपको पता लग गया, सबसे अप्रूव्ड कौन सा है, होलिस्टिक, ये आपको याद हो गया। नेक्स्ट आ गया डेफिनेशन, डेफिनेशन में 4 वर्ड हमेशा आएंगे, कब, फिजिकल, सोशल, मेंटल और इकोनॉमिक, ठीक है। WHO डेफिनेशन स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है। नेक्स्ट आती है डायमेंशन, डायमेंशन में हमने पढ़ लिया टोटल नाम है 6 नाम होंगे डायमेंशन में। उसका मिनोमिक हमने बना लिया सा पीएसएम विद स्पिरिचुअल एंड वोकेशनल इमोशंस, ठीक है। तो 6 नाम भी हमें याद हो जाएंगे। तो 4 कंसेप्ट, 1 डेफिनेशन और 6 डायमेंशंस, ये आप दिमाग में अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इन पे हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं, आते रहेंगे, डील कर लेंगे इनको। नेक्स्ट वो बोलता है सर डायमेंशन के बाद जो स्टोरी आगे बढ़ती है, डायमेंशन के बाद जो स्टोरी आगे बढ़ती है, चौथा जो मेन कंसेप्ट आता है, वो आता है डिटर्मिनेंट्स, वो आता है डिटर्मिनेंट्स। हेल्थ का कंसेप्ट समझोगे तो बहुत इजी है, रटोगे तो बहुत दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाओगे, हेल्थ का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप सबको एक साथ रटने की कोशिश करोगे, कचरा बनाने की कोशिश करोगे, तो बहुत दिक्कत आ सकती है। एग्जामिनर बोलता है मैं सब एग्जामिनर बोल रहा हूँ, 4 ही तो बातों पे बात कर रहा हूँ। पहला कंसेप्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर डेफिनेशन के बारे में क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर डायमेंशंस के बारे में क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट में मैं आता हूँ डिटर्मिनेंट्स पे। तो जो लास्ट बनता है हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो होता है डिटर्मिनेंट्स, हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक। डिटर्मिनेंट्स का मतलब हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से माने जाते हैं, हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से माने जाते हैं। हेल्थ को प्रभावित करना, इंडिकेटर्स नहीं है, हेल्थ इंडिकेटर्स अलग हुआ करते हैं, ठीक है। अभी डिटर्मिनेंट्स की बात हो रही है, इंडिकेटर्स की बात नहीं हो रही है। हेल्थ इंडिकेटर्स अलग हुआ करता है, अभी बात हो रही है डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि साहब रिगार्डिंग विद डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, नॉट ट्रू इज क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन किस इस तरीके से आया था कि सर रिगार्डिंग विद डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ नॉट ट्रू इज, दिए गए ऑप्शन थे। पहला उसने नाम दिया था बायोलॉजिकल, नेक्स्ट उसने नाम दिया था एनवायरमेंटल, नेक्स्ट उसने नाम दिया था पॉलिटिकल, और नेक्स्ट उसने नाम दिया था बिहेवियर। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, किसी के एग्जाम में आपसे पूछा गया कि साहब रिगार्डिंग विद डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ नॉट ट्रू इज, इन चारों में से रिगार्डिंग विद डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ नॉट ट्रू इज। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इस तरह के शब्दों से थोड़ा बच के रहना, ठीक है। ये शब्द बहुत दर्दनाक हुआ करते हैं, इस तरह के शब्दों से हमें थोड़ा बच के रहना है। वो कह रहा है साहब हम ये चीज सीख चुके हैं, किसी भी एग्जाम में आता है, अगर नॉट ट्रू आपको करके आना है उल्टा। ऐसे अगर किसी भी एग्जाम में आता है नॉट फॉल्स, इसका भी आपको करके आना है उल्टा। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन मुश्किल सिर्फ क्वेश्चन की भाषा से बन जाते हैं, हम क्वेश्चन की भाषा को थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं। वो कह रहा है साहब पूछा गया क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग विद डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ नॉट ट्रू इज। तो जिस स्टूडेंट्स ने पहले मतलब निकाल लिया, नॉट ट्रू का मतलब हमें कौन सा, नॉट ट्रू का मतलब हमें कौन सा स्टेटमेंट छांटना है, फॉल्स, ठीक है।
ऐसे अगर क्वेश्चन आता है नॉट फॉल्स, हमें कौन सा स्टेटमेंट छांटना है? ट्रू। तो एक तो आप इससे थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है, एग्जाम की जो क्वेश्चन की भाषा है थोड़ा उससे बच के रहना, मतलब दिए गए क्वेश्चन में हमें ढूंढना है फॉल्स, दिए गए क्वेश्चन में हमें ढूंढना है फॉल्स कि साहब इन चारों में से कौन सा हेल्थ का डिटर्मिनेंट नहीं है, बेसिकली वो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। तो ठीक है, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के तरीके थोड़े सही रखिएगा, एग्जाम की क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा डील करना सीख लो। वो कह रहा है साहब दिए गए क्वेश्चन में जो वो पूछना चाह रहा है, वो कह रहा है साहब इन चारों में से कौन सा हेल्थ का डिटरमिनेंट नहीं है वो बता दीजिए। ठीक है साहब, तो हेल्थ के डिटरमिनेंट जानना बहुत जरूरी है। हेल्थ के डिटरमिनेंट्स कौन कौन से होने चाहिए? ठीक है, रटोगे तो मारे जाओगे, ठीक है, हाँ समझ के रट लो, कोई बुराई नहीं है, बट रट के समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। वो कह रहा है साहब सबसे पहले जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पहली कहानी, उसके बाद आती है फैमिली लेवल पे, फैमिली लेवल पे, उसके बाद आती है कम्युनिटी लेवल पे, उसके बाद कहानी आती है कम्युनिटी लेवल पे, और उसके बाद कहानी आती है सोसाइटी लेवल पे। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा सेफ रहोगे। वो कह रहा है साहब हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप शुरू करना सेल्फ से। सबसे पहले बात होगी इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल से कहानी जाएगी आपकी, इंडिविजुअल से कहानी जाएगी आपकी फैमिली की, फैमिली की तरफ से कहानी जाएगी कम्युनिटी, कम्युनिटी की तरफ से जाएगी सोसाइटी। इंडिविजुअल जन्म देता है फैमिली को, फैमिली जन्म देती है कम्युनिटीज को, कम्युनिटीज जन्म देती है सोसाइटीज को। ये साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल है, तो रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सब हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं? शुरू होते हैं इंडिविजुअल से, खत्म होते हैं सोसाइटीज में। ओके साहब, इंडिविजुअल लेवल की बात करें, इंडिविजुअल लेवल पे कौन कौन से कारक हो सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कौन कौन से कारक हो सकते हैं? तो यहाँ आप बोलना साहब मीनोमिक बना के जाना, मीनोमिक, ठीक है, एक बोलना आप एससी, एक बोलना आप एसटी, और इन दोनों को ही रिलैक्सेशन दिया जाता है एज को लेकर, इन दोनों को ही रिलैक्सेशन दिया जाता है एग्जाम में एज को लेकर। इंडिविजुअल लेवल पे आपको नहीं रटना पड़ेगा, इंडिविजुअल लेवल पे 3 नाम है, ठीक है, आप याद कर लीजिए, एक एससी क्लास, एक एसटी क्लास, इन दोनों को एग्जाम में रिलैक्सेशन दिया जाता है एज को लेके, एज को लेके। तो बोला साहब 3 कारक गिने जाते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, एक एससी, एक एसटी, एक एज ऑफ द पॉपुलेशन, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। फैमिली लेवल पे बात करें, फैमिली लेवल पे भी 3 नाम बोलेगा वो, फैमिली लेवल पे भी 3 नाम बोलेगा वो आपको, फैमिली लेवल पे किस कौन कौन से कारक बीच में आ सकते हैं, ठीक। पहला जो कारक आएगा दैट इज जेंडर, दैट इज जेंडर, फैमिली लेवल पे जेंडर। दूसरा जो कारक आएगा वो आएगा आपका इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन, आई एंड सी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। और लास्ट जो आएगा दैट इज सोशल इक्विटी, सोशल इक्विटी एंड जस्टिस, एंड जस्टिस, एंड जस्टिस। डिटर्मिनेंट्स को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3। डिटर्मिनेंट्स को रिकॉल करने का सबसे अच्छा तरीका है रूल ऑफ 3। आप हर लेवल पे 3 कारक आपके दिमाग में आना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे 3, फैमिली लेवल पे 3, कम्युनिटी लेवल पे 3 और सोसाइटी लेवल पे 3, ठीक है। तो आपको हर वक्त दिमाग में रखना है रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 कहता है साहब अगर आप इंडिविजुअल लेवल की बात करोगे 3 आएंगे, अगर आप फैमिली लेवल की बात करोगे 3 आएंगे, अगर आप कम्युनिटी लेवल की बात करोगे 3 आएंगे, अगर आप सोसाइटी लेवल की बात करोगे 3 आएंगे। तो जिस बच्चे ने इस तरह की पढ़ाई की हुई है वो बच जाएगा। तो कह रहे साहब हर लेवल पे 3 कारक आएंगे, हर लेवल पे 3 कारक आएंगे, तो आपको तकलीफ नहीं होगी फिर क्वेश्चंस को डील करने की। बोले साहब इंडिविजुअल लेवल पे 3 कारक आए आपके पास, एससी का मतलब, 3 कारक आए। एससी का मतलब क्या होता होगा? एससी का मतलब है
SC का मतलब है सोशो कल्चरल, SC का मतलब है सोशो कल्चरल, और ST का मतलब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इंडिविजुअल लेवल पे 3 नाम है, सोशो कल्चरल, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फैमिली पे बात है, 3 नाम है, जेंडर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड सोशल इक्विटी एंड जस्टिस। कम्युनिटी लेवल पे बात करते हैं, कम्युनिटी लेवल पे वापस 3 नाम आएंगे। पहला नाम आएगा ह्यूमन राइट्स, पहला नाम आएगा ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। दूसरा नाम आएगा बायोलॉजिकल, और तीसरा नाम आएगा बिहेवियरल, तीसरा नाम आएगा बिहेवियरल। तो हर स्टेप पे 3 नाम आएंगे। कम्युनिटी लेवल पे पहला नाम आएगा ह्यूमन राइट्स, दूसरा नाम आएगा बायोलॉजिकल, और तीसरा नाम आएगा बिहेवियरल। लास्ट होता है सोसाइटी, सोसाइटी पे भी 3 नाम है। सोसाइटी में पहला नाम आता है सोशो इकोनॉमिक, दूसरा नाम आता है हेल्थ सिस्टम, और लास्ट नाम आता है एनवायरमेंट, लास्ट नाम आता है एनवायरमेंट। ये साइकिल है अपना डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ का, ठीक है। तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। हर स्टेप पे 3 है। कहानी शुरू होती है इंडिविजुअल से, फिर जाती है फैमिली पे, फिर जाती है कम्युनिटी पे, और फिर लास्ट में आती है सोसाइटी पे। हर स्टेप पे आपको 3 नाम लेने हैं। इंडिविजुअल पे आप बोलोगे SC ST एजिंग, SC ST एजिंग, 3 नाम हो गए। फैमिली लेवल पे जाओगे तो आप 3 नाम बोलोगे, सोशल इक्विटी एंड जस्टिस, एक जेंडर, तीसरा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिटी लेवल पे जाओगे 3 नाम आप बोलोगे, ह्यूमन राइट्स, बिहेवियरल और बायोलॉजिकल। ऐसे ही सोसाइटी लेवल पे जाओगे आप 3 नाम बोलोगे, सोशियो इकोनॉमिक, हेल्थ सिस्टम और एनवायरमेंट। तो कुल मिला के हमारे पास, ठीक है, 3 चौक 12 नाम हो गए। तो जिसने थोड़ा सा भी तरीके से पढ़ा हुआ था, अब उसके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। बोल रहे साहब बायोलॉजिकल को हमने कौन से लेवल पे पढ़ा? कैसा, बायोलॉजिकल को हमने कौन सी लेवल पे पढ़ा? कम्युनिटी लेवल पे। एनवायरमेंटल को हमने कौन सी लेवल पे पढ़ा? सोसाइटी लेवल पे। बिहेवियरल को हमने कौन सी लेवल पे पढ़ा? कम्युनिटी लेवल पे। कौन सा नाम कहीं भी अभी तक दिखाई नहीं दिया है? कौन सा नाम अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दिया है? वही तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो कह रहा था जिसने इस साइकिल को थोड़ा सा ढंग से समझा हुआ है, उसके बाद भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन उसके लिए। तो कह रहा है कुछ नहीं, कहानी शुरू करनी है इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल में आएगा सोशो कल्चरल, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फैमिली लेवल पे आएगा जेंडर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, सोशल इक्विटी एंड जस्टिस। कम्युनिटी लेवल पे आएगा ह्यूमन राइट्स, बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। और सोसाइटी लेवल पे आएगा सोशो इकोनॉमिक, हेल्थ सिस्टम और एनवायरमेंट, हेल्थ सिस्टम एंड एनवायरमेंट, हेल्थ सिस्टम एंड एनवायरमेंट। पहला इंडिविजुअल लेवल, वो कह रहा है इंडिविजुअल लेवल पे आपने 3 बातें की। पहली बात की आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरी आपने बात की सोशो कल्चरल, सोशो कल्चरल। और तीसरी आपने बात की एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, एज ऑफ द पॉपुलेशन। अब मैं फिर आपको एक बात बता दूं, डिटेल्स में आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट एक ही बार थोड़ा सा समझ लो क्यों बात की जा रही है ऐसी, कैसे ये हेल्थ पे प्रभाव डालती होंगी, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो कह रहे साहब रेडिएशन कैसे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे प्रभावित करती होगी हेल्थ को। तो हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर। आ गया एग्जांपल। तो कैसा इंडिविजुअल लेवल पे जो लिखा गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो हेल्थ को कैसे प्रभावित करती होगी। सिंपल सा एग्जांपल दिमाग में रखना, जैसे रेडिएशन इंड्यूस कार्सिनोमास देखे जाते हैं कम्युनिटी में, प्रभावित करती तो है। सोशो कल्चरल, सोशो कल्चरल में बोलना कि साहब पहले एक प्रथा चला करती थी, पर्दा प्रथा, ठीक है। पर्दा प्रथा का नुकसान क्या हुआ करता था कि साहब जो पर्सन है वो किसी भी तरीके से सन एक्सपोजर को थोड़ा सा मिस कर रहा था, सन एक्सपोजर को मिस कर रहा था। तो बेसिकली उसे क्या दिक्कत रही होगी, ठीक है। इन लोगों को सामना करना पड़ा विटामिन डी डेफिशिएंसी से। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझ लो, ये कैसे प्रभावित करते होंगे हेल्थ को। पहला आपने बोला साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका सिंपल सा एग्जांपल है जैसे रेडिएशन इंड्यूस कैंसर, बहुत देखे जा रहे हैं आजकल। दूसरा सोशो कल्चरल, सोशो कल्चरल मतलब पहले ऐसी हमारे कल्चर कस्टम बिलीफ ऐसे रहे जिनसे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। नुकसान की बात करें, पर्दा प्रथा पहले चला करती थी। पर्दा प्रथा की वजह से
महिलाओं में उस वक्त सन एक्सपोजर मिनिमल था बेसिकली, तो उन महिलाओं में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट देखी गई थी। दूसरा एग्जांपल आप लेना चाहोगे सोशो कल्चरल, ठीक है, तो जो ब्रेस्ट मिल्क फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क जिसको आप नाम देना पसंद करते हो कोलेस्ट्रॉल, पहले उससे अभिशाप मान के फेंक दिया जाता था। तो सोशल कल्चरल एस्पेक्ट कैसे हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं, इसके एग्जांपल हमारे पास बहुत है। इसके नुकसान भी है, इसके फायदे भी हैं, ठीक है। बट जैसे दो एग्जांपल हमने दिए, एक तो पर्दा प्रथा जो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी से कोरिलेट की जा सकती है, दूसरा ब्रेस्ट मिल्क। फर्स्ट जो ब्रेस्ट मिल्क है जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसका जो कलर होता है दैट इज डिफरेंट, उसका कलर येलो होता है। इसी कारण उसके कलर के कारण बेसिकली वगैरह साहब दिक्कत इसमें थी कि साहब जो कोलेस्ट्रम हुआ करता है उसका जो कलर हुआ करता है दैट इज येलो। तो पहले वाले लोग ये मानते थे कि साहब दूध का कलर तो सफेद ही होता है, पीले रंग का दूध नहीं होना चाहिए, इसे फेंक देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस ने हमारी हेल्थ को नुकसान भी दिए, फायदे भी दिए, बट नुकसान जो दिए उसको हम थोड़ा सा कंसिडर यहाँ कर रहे हैं। नेक्स्ट, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन में बोलता है कि साहब बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर आप जीरियाट्रिक एज की बात करोगे, तो जीरियाट्रिक एज की हेल्थ प्रॉब्लम कुछ और है। जीरियाट्रिक एज की हेल्थ प्रॉब्लम्स में आप बोलते हो साहब डिप्रेशन, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, ऐसे वो बोलता है साहब। अगर आप बात करते हो एडोलसेंट हेल्थ की कुछ और प्रॉब्लम है, एनीमिया, एसटीडीज, एसटीआईज, इस तरह की। तो कह रहे साहब जो इंडिविजुअल लेवल पे फैक्टर्स लिखे गए हैं उनका मतलब हल्का हल्का सा समझ लो ताकि रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब रेडिएशन इंड्यूस कैंसर सबसे अच्छा एग्जांपल है। सोशो कल्चरल का मतलब कि कुछ ऐसी प्रथाएं जिन्होंने हमको नुकसान भी दिए, फायदे भी दिए। नुकसान हमने यहाँ पे थोड़े से डिस्कस किए हैं। एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, हर एज ग्रुप की कुछ ना कुछ अलग अलग समस्याएं वो सीधे हेल्थ को प्रभावित करती है। तो ये तीन कारक हम लोगों ने स्टडी किए। वगैरह साहब पहला कारक हमने स्टडी किया सोशो कल्चरल, ठीक है, पर्दा प्रथा या फिर फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क को फेंक देना। दूसरा एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, हर एज ग्रुप की कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं जो हेल्थ को प्रभावित करती हैं। तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे रेडिएशन इंड्यूस कार्सिनोमास। तो पहला जो लेवल हुआ दैट इज इंडिविजुअल लेवल। नेक्स्ट वो बोलता है साहब इंडिविजुअल की बात आती है फैमिली लेवल पे। फैमिली लेवल पे वो तीन नाम लेना पसंद करता है। पहला वो बोलता है जेंडर, दूसरा वो बोलता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, नेक्स्ट वो बोलता है सोशल इक्विटी एंड जस्टिस। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। मतलब जेंडर लेवल पे आप देखोगे तो पता है आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फीमेल फैटिसाइड। नवजात जो बच्चे होते हैं बच्चियों को बेसिकली इग्नोर कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है। दैट इज द फैक्टर जो हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। तो जेंडर बायस भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे ही बात करें फीमेल्स की, बात करें न्यूट्रिशन एलीमिया इन फीमेल्स। तो जेंडर वाइज प्रॉब्लम्स भी देखी जाती है जो सीधे सीधे हेल्थ को प्रभावित करती है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है, जो हम कहीं ना कहीं पढ़ते ही रहेंगे, बट जेंडर हेल्थ को प्रभावित करता है ये हम समझते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो मेल बायस्ड है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो फीमेल बायस्ड है। जेंडर भी प्रभावित करता है हेल्थ को। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इसमें बोलता है कि साहब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, कम है या नहीं हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ गैप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। घर में परिवार में सदस्यों के बीच में, ठीक है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। इससे हमें बहुत सारे नुकसान देखने को पड़ रहे हैं हेल्थ पे। जैसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस या तो कम की जा रही है, नहीं की जा रही है। उसका रीजन यही है क्योंकि समझा ही नहीं रहे हैं ऊपर वाले नीचे वालों को कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी हेल्थ को लेके। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। दूसरा जो प्रभाव पड़ रहा है दैट इज बर्थ स्पेसिंग।
फैमिली प्लानिंग में काउंसलिंग के लिए जब भी बहू आती है उसके साथ सास एकदम एक्स्ट्रा में आ जाती है, ठीक है। तो ना तो खुल के बोल पाती है, ना खुल के शेयर कर पाती है, ना आप उसको उसे एडवाइस कर पाते हो ढंग से, ठीक है, ना वो गेन कर पाती है ढंग से। तो बहुत सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के कारण हेल्थ को प्रभावित कर रही है। जैसे 2 एग्जांपल हमने लिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को लेके बहुत सारी किंवदंतियां आज भी, जस्ट बिकॉज ऑफ गैप इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन। ऐसी बात करें बर्थ स्पेसिंग को लेके, अगर कोई फीमेल अप्रोच करना भी चाहती है तो साथ में बहू के साथ साथ सास भी चली आती है, तो एक गैप क्रिएट हो जाता है जिससे हेल्थ को बेसिकली जितना बेनिफिट मिलना चाहिए उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सोशल इक्विटी एंड जस्टिस, सोशल इक्विटी एंड जस्टिस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, सोशल इक्विटी एंड जस्टिस का बेस्ट एग्जांपल है डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि आज भी देखा जा रहा है घरों में महिलाओं के साथ। बेसिकली वो सिर्फ इसीलिए है कि आज भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर समानता नहीं दी जा रही है, जिससे हेल्थ फीमेल्स की आज भी प्रभावित हो रही है। मेल्स के भी बहुत सारे फैक्टर हैं, बट हमने थोड़ा थोड़ा इन फैक्टर्स को एसोसिएट कर लिया ताकि हमें रटना ना पड़े। तो बोल रहे साहब, फैमिली लेवल पे आपने देखा जेंडर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फीमेल प्रॉब्लम्स अलग हैं, मेल प्रॉब्लम्स अलग हैं, जो कि सीधे सीधे हेल्थ को प्रभावित कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम आज भी गैप है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से मेल एज वेल एज फीमेल हेल्थ को प्रभावित होना पड़ रहा है। सोशल इक्विटी एंड जस्टिस, आज भी जेंडर इक्वलिटी नहीं आई है, आज भी प्रॉब्लम्स एंड इक्वल जो जेंडर और फीमेल और मेल जेंडर इक्वलिटी है वो आज भी नहीं क्रिएट हो पाई है, जिसकी वजह से थोड़ा हेल्थ को नुकसान हो रहा है, मेल्स को भी और फीमेल्स को। थर्ड आता है कम्युनिटी लेवल पे। थर्ड आता है कम्युनिटी लेवल पे। कम्युनिटी लेवल पे पहले वो बात करता है ह्यूमन राइट्स की। कम्युनिटी लेवल पहले वो बात करता है ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स। दूसरी वो बात करता है बिहेवियरल, बिहेवियरल। और तीसरी वो बात करता है बायोलॉजिकल, तीसरी वो बात करता है बायोलॉजिकल। मतलब कैसे ये फैक्टर्स हेल्थ को प्रभावित कर रहे हैं। छोटे मोटे एग्जांपल ले लेते हैं ताकि दिमाग में थोड़ा सा रहेगा, रटना कम पड़ेगा। तो अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स के एग्जांपल में बेस्ट एग्जांपल आप मान सकते हो चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर, ठीक है। ह्यूमन राइट्स की बात करें तो चाइल्ड अब्यूज हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है अपहरण, बेचना, ठीक है। अपहरण, अपहरण, बेचना, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब छोटे छोटे बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, ठीक है, उनका यूज किया जाता है, दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो चाइल्ड अब्यूज हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ये सब ह्यूमन राइट्स है। इलिटरेसी, इलिटरेसी, आज भी बहुत जगह, बहुत गांव में बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, स्पेशली फीमेल्स को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये सब अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स हो रहा है। इन सब के कारण जो मेल एज वेल एज फीमेल है उसकी हेल्थ प्रभावित हो रही है, उसकी हेल्थ प्रभावित हो रही है। ह्यूमन राइट्स, तो हम समझ रहे हैं कि हाँ ह्यूमन राइट्स के को अगर बेस बनाते हैं कुछ फैक्टर्स, कुछ एग्जांपल हम ले तो हाँ हेल्थ में प्रभाव डाल तो रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपको बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब होता है लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल। अगर साहब अगर हैबिट देखें, ठीक है, तो स्मोकिंग की बात करें, अल्कोहल की बात करें, लैक ऑफ एक्सरसाइज की बात करें, बहुत सारे हैं। अगर बिहेवियरल तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अगर आप इम्बेलेंस करोगे तो सीधा सीधा आपके हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे स्मोकिंग की हैबिट हुई, अल्कोहल की हैबिट हुई, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज हुई, ज्यादा फैट लेना हुआ। इस तरह के फैक्टर्स जो सीधा सीधा आपकी लाइफस्टाइल को अगर आप मॉडिफाई करते हो तो आपकी हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में बोलता है कि साहब बहुत सारी ऐसी जेनेटिक, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है जो सीधा सीधा हेल्थ को प्रभावित कर रही हैं, जो सीधा सीधा हेल्थ को प्रभावित कर रही हैं। तो आपको साइकिल दिमाग में रखना है, केवल उस साइकिल में आपको ये देखना है इंडिविजुअल लेवल पे कौन है, फैमिली लेवल पे कौन है, कम्युनिटी लेवल पे कौन है, सोसाइटी लेवल पे कौन है। एक दो एग्जांपल दिमाग में रख लेना, जिससे रटने का थोड़ा सा कम हो जाएगा, समझने का थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो क्या साहब, आपने इंडिविजुअल लेवल पे सोशो कल्चर समझा, आपने एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन समझा, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझा जो इंडिविजुअल लेवल पे हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। फैमिली लेवल पे अपने तीन बात की, सोशल इक्विटी एंड जस्टिस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तीसरा जेंडर।
ऐसे कम्युनिटी लेवल पे आपने 3 बात कर ली, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, लाइक दैट। बायोलॉजिकल की बात करोगे, जेनेटिक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज है जो सीधे सीधे हेल्थ को प्रभावित पड़ती है। बिहेवियरल की बात करोगे तो लाइफस्टाइल, जो भी लाइफस्टाइल में जिस तरह की हम लोग हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से हेल्थ तो प्रमोट हो सकती है या हेल्थ डिमोट हो सकती है। तो बिहेवियरल फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करते हैं हेल्थ को। लास्ट जो बचता है दैट इज सोसाइटी लेवल, दैट इज सोसाइटी लेवल। सोसाइटी लेवल पे आपने 3 नाम लिखने की कोशिश की। पहला आपने नाम लिखने की कोशिश किया एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। दूसरा आपने नाम लिखने की कोशिश की सोशो इकोनॉमिक, दूसरा आपने नाम लिखा सोशो इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक। और तीसरा नाम आपने लिखा हेल्थ सिस्टम, तीसरा नाम आपने लिखा हेल्थ सिस्टम, हेल्थ सिस्टम। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक दो एग्जांपल दिमाग में रख लो, आपको थोड़ा सा रटना बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अगर एनवायरमेंट की बात करें तो बोले साहब एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंटल बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप कह सकते हो एयर पॉल्यूशन, आप कह सकते हो एयर पॉल्यूशन, आप कह सकते हो रेडिएशन, आप कह सकते हो नॉइज पॉल्यूशन, बहुत सारे एग्जांपल है। नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। आप कह सकते हो डिप्रेशन, आप कह सकते हो डिप्रेशन। मतलब एनवायरमेंट हमेशा एक्सट्रिंसिक हो जरूरी नहीं है, एनवायरमेंट इंट्रिंसिक भी हो सकता है। वो कह रहे साहब एनवायरमेंट हमेशा एक्सट्रिंसिक हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, एनवायरमेंट इंट्रिंसिक भी हो सकता है, ठीक है। इनसाइड योर बॉडी भी एनवायरमेंट है, अगर वो एनवायरमेंट डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम पे इफेक्ट आ सकता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया डिप्रेशन। सोशो इकोनॉमिक की बात करें, सोशो इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक की बात करें, सोशो इकोनॉमिक में बोलता है कि साहब 3 चीजें आती हैं। पहली इनकम, दूसरी एजुकेशन, तीसरी ऑक्यूपेशन। मतलब तीन चीजें आती है, पहली इनकम, दूसरी एजुकेशन, तीसरी ऑक्यूपेशन। 3 चीजें आती है सोशो इकोनॉमिक में, तो नो डाउट हेल्थ को प्रभावित करती हैं। साहब इनकम मतलब पॉवर्टी, इनकम मतलब पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी हो सकती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी हो सकती है, ठीक है। टीबी हो सकती है। तो कह रहे साहब सोशो इकोनॉमिक तो इम्पोर्टेंट हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। जैसे सोशो इकोनॉमिक में पहला नाम आता है इनकम, तो पहला नाम आता है इनकम। सोशो इकोनॉमिक में पहला नाम आता है इनकम। इनकम का मतलब, इनकम मतलब पॉवर्टी, पॉवर्टी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ सकती है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है, मोर्टेलिटीज हो सकती है, टीबी हो सकती है। एजुकेशन, एजुकेशन, इलिटरेसी, इलिटरेसी, इलिटरेसी मतलब न्यूट्रिशन एनीमिया। फीमेल्स की बात करें, स्पेशली फीमेल्स की बात करें, एनीमिया या मैटरनल मोर्टेलिटी, तो ये सब एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एनीमिया हुआ, मैटरनल मोर्टेलिटी हुआ, बच्चों में माल न्यूट्रिशन हुआ, बच्चों में माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये आप एजुकेशन से जोड़ोगे। लास्ट बचता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था, ठीक है। कुछ ऐसे, ये हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था कि साहब कुछ ऐसे डेंजरस ऑक्यूपेशन है जिनमें अगर आपने डेंजरस डस्टी एनवायरनमेंट को अगर आपने इनहेल किया तो कुछ डिजीज हो जाती है। उस डिजीज को हमने नाम दिया था न्यूमोकोनियासिस, ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, ठीक है। तो ये है ऑक्यूपेशनल, occupational disease due to inhalation of dust, ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ डस्ट। डस्ट किसी भी तरह की हो सकती है, न्यूमोकोनियासिस बहुत तरह के हुआ करते हैं, बट हाँ सोशो इकोनॉमिक फर्क डालता तो है। इनकम अलग तरीके से डालती है, एजुकेशन अलग तरीके से डालती है। न्यूमोकोनिया ऑक्यूपेशन का हमने एग्जांपल लिया न्यूमोकोनियासिस, न्यूमोकोनियासिस मतलब ऑक्यूपेशनल हजार्ड,
ऑक्यूपेशनल डिजीज जो कि हो रही है डस्ट को अंदर इनहेल करने से। डस्ट बहुत सारी हुआ करती है, बहुत तरह की हुआ करती है, उनसे अलग अलग तरह की डिजीज जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ी थी। लास्ट आता है हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम, तो ये हेल्थ सिस्टम में सबसे पहली प्रॉब्लम है असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी। दूसरी बात आती है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी। तीसरी बात आती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी। असेसिबिलिटी का मतलब पेशेंट चाहता तो है कि उसे हेल्थ सर्विस मिले, पर नहीं असेस हो पा रही। ठीक है, इतना रिमोट है, इतना अंदर है कि हेल्थ फैसिलिटीज या तो है ही नहीं वहां पे, तो असेस कहां से करेगा। हेल्थ फैसिलिटीज उस तक नहीं पहुंच पा रही, वो हेल्थ फैसिलिटीज तक नहीं पहुंच पा। असेसिबिलिटी। नेक्स्ट, तो असेसिबिलिटी मतलब अप्रोच। असेसिबिलिटी मतलब अप्रोच, चाहता तो है बट अप्रोच नहीं हो पा रहा। असेसिबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब हॉस्पिटल तो है बट प्राइवेट हॉस्पिटल है। ठीक है, खर्चा अफोर्ड नहीं होगा, अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्डेबिलिटी। तीसरा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब हेल्थ स्टाफ तो है बट निकम्मा है। तीनों ही वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। अब असेसिबिलिटी मतलब पेशेंट पहुंच ही नहीं पा रहा है, या तो हेल्थ फैसिलिटीज उस तक नहीं आ रही, या वो हेल्थ फैसिलिटीज तक नहीं पहुंच पा रहा है, अप्रोच नहीं कर पा रहा। अफोर्डेबिलिटी मतलब हेल्थ सेटअप तो है, ठीक है, पर शायद वो प्राइवेट है, उसका खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकता, या सरकारी है उसका भी नहीं कर सकता। अफोर्डेबिलिटी। लास्ट आती है अकाउंटेबिलिटी। सर्विसेज तो हैं, ठीक है, बट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका स्टाफ, उनका वर्किंग पैटर्न कुछ ऐसा है कि एफिशिएंसी नहीं आ रही है। इसे हम बोलते हैं हेल्थ सिस्टम। तो कुल मिला के हमारे पास 12 नाम है। आप चाहो तो आराम से याद रख सकते हो। इंडिविजुअल लेवल पे 3 नाम, ठीक है, SC ST, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। फैमिली लेवल पे 3 नाम, सोशल इक्विटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, जेंडर। कम्युनिटी लेवल पे 3 नाम, ह्यूमन राइट्स, बायोलॉजिकल एंड बिहेवियर। और सोसाइटी लेवल पे 3 नाम, सोशो कल्चर, हेल्थ सिस्टम, और आपका हो गया एनवायरनमेंट। ये सारे माने जाते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अगर आप इन्हें रटने की कोशिश करोगे, दिमाग में खिचड़ी हो जाएगी, आपको आप कुछ भी रिकॉल नहीं होने वाला है। अगर आप इसको साइकिल फॉर्म में याद कर लोगे तो फिर भी आपको कुछ वहां रिकॉल, फिर भी नहीं, 100% वहां आपको रिकॉल होने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। आपसे पूछेंगे डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ कितने हैं, आप पूरे गिनती के 12 नाम है, 12 में से कौन सा नहीं था। इन सब में अपन ने देखा तो 12 में कहीं भी पॉलिटिकल नाम नहीं लिया गया है। इस तरह अपन बेसिकली कवर करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ को। डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ को। लिटिल ब्रेक करता हूँ।